बात महाराष्ट्र की सियासत की कर लेते हैं। देखिए, जिस तरीके से महाराष्ट्र की सियासत चल रही है उसको लेकर अब जो खबर आ रही है, देशमुख और नगराले जो है उनकी मुलाकात हुई है और ये महत्वपूर्ण बैठक बताई जा रही है और ये बैठक अभी भी जारी है। तो जहां एक तरफ बैठक में बाकायदा देशमुख और नगराले मुलाकात कर रहे हैं और किस तरीके की रणनीति उनकी होती है, क्योंकि कुछ और तबादले भी उसके बाद हुए हैं, अब क्या और कुछ होना है उस पर अभी देखिए बैठक चल रही है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ परमबीर सिंह की याचिका सुप्रीम कोर्ट में खारिज हुई है, यानी सुनवाई करने से सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया है। वो याचिका जिसमें यह कहा गया कि यहाँ सीबीआई जांच होनी चाहिए इस पूरे मामले की और उनके तबादले को लेकर भी उन्होंने वहां सवाल उठाए थे और वो याचिका में लिखा था। विवेक गुप्ता हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। विवेक, ये बैठक अभी भी जारी है, किस लिहाज से महत्वपूर्ण ये बैठक? अर्पिता, देखिए ये बैठक इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि कल देर रात रातों रात मुंबई पुलिस के तकरीबन 85 पुलिस इंस्पेक्टर लेवल के अधिकारियों का ट्रांसफर हो चुका था और जिसमें से 65 सिर्फ और सिर्फ मुंबई क्राइम ब्रांच के थे। यानी कि जिस तरीके से आईपीएस अधिकारी परमबीर सिंह ने आरोप लगाए थे कि वसूली करने का आरोप मुंबई पुलिस के ऊपर लगा था, इसलिए अब मुंबई की जो नई सीपी हेमंत नगराले उन्होंने ऑपरेशन क्लीनअप शुरू किया है। ऑपरेशन क्लीनअप के तहत ही एक साथ 85 पुलिस इंस्पेक्टरों का तबादला किया गया है। यही वजह है कि आज हेमंत नगराले जो मुंबई के नई पुलिस कमिश्नर है खुद महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख से मिलने गए हैं। उनके बंगले पे मुलाकात हो रही है और ये जो मीटिंग चल रही है वो साफ तौर पे संकेत जाहिर कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में या फिर आज शाम तक कुछ इंस्पेक्टर लेवल जो सीनियर इंस्पेक्टर लेवल है उनके भी ट्रांसफर पॉसिबल हो सकते हैं। आपको बताना चाहेंगे ये मीटिंग अभी भी चल रही है और जिस तरह से हेमंत नगराले ने कल रातों रात 85 लोग का ट्रांसफर किया था, तो हो सकता है कि आज शाम या आने वाले दिनों में भी मुंबई पुलिस की जो सीनियर लेवल के इंस्पेक्टर्स हैं उनका भी ट्रांसफर हो सकता है। अर्पिता, बिल्कुल, तो जिस तरीके से आप जानकारी दे रहे हैं, फिलहाल ये मुलाकात हो रही है, कुछ और तबादले भी हो सकते हैं। जिस तरीके से कल ही 86 तबादले हुए उसको लेकर अभी ये भी जानकारी मिल रही है कि कुछ और भी जानकारी से जुड़ी सामने आ सकती है। और इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है, ठाणे कोर्ट का बड़ा फैसला सामने आया है। कोर्ट का एटीएस को यह आदेश है कि एनआईए को वो फाइल दिया जाए जिसमें मनसुख केस से जुड़ी सारी बातें हैं। विवेक हमारे साथ जुड़े हुए हैं अपडेट के साथ। विवेक, देखिए इस पूरे मामले में एनआईए ने आरोप लगाया था महाराष्ट्र एटीएस के ऊपर क्योंकि जिस तरह से केस एनआईए जांच करी थी उसके दस्तावेज जो मनसुख हिरेन थे, जो संदिग्ध कार मामले में कार मालिक थे और उनकी हत्या हो जाती है, उस पूरे मामले में महाराष्ट्र एटीएस बाकायदा जांच भी कर रही थी। कल महाराष्ट्र एटीएस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी, लेकिन इसकी जो दस्तावेज है वो एनआईए को नहीं दिए जा रहे। एनआईए ने इसकी शिकायत जो है वो महाराष्ट्र के डीजी रजनीश सेठ से भी की थी, लेकिन उसके बाद भी कोई सॉल्यूशन नहीं निकला था। फाइनली एनआईए ने मनसुख हिरेन हत्याकांड की दस्तावेज के लिए बाकायदा एनआईए स्पेशल कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया था। आज थाने कोर्ट ने यह फैसला दिया है कि जल्द से जल्द जो महाराष्ट्र एटीएस पूरे मामले की जांच करी थी, हत्याकांड की जांच करी थी, उसके सारे दस्तावेज जो भी ऑफिशियल दस्तावेज है वो तुरंत एनआईए को दी जाए। और पिता आपको बताना चाहिए कि एनआईए इस पूरे मामले में जो संदिग्ध कार मामला है उसकी भी जांच कर रही है और अब जो मनसुख हिरेन का मामला है अब उसकी भी जांच करेगी। यानी कि दोनों मामले एक दूसरे से इंटर रिलेटेड हैं, इसलिए एनआईए पूरी कोशिश कर रही थी कि मनसुख हिरेन हत्याकांड के पीछे कौन लोग शामिल हैं उसकी जांच जो एटीएस करी थी। जो भी ऑफिशियल दस्तावेज जो सरकारी दस्तावेज है वो जल्द से जल्द एनआईए को मिल सके ताकि वो दोनों मामलों की जांच एक साथ तेजी से कर सके। बिल्कुल, और कल देखिए जिस तरीके से देवेंद्र फडणवीस ने बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उसमें इस बात का जिक्र किया था कि उन्होंने बार बार ये बात कही कि जब ये दोनों केस एक दूसरे से जुड़े हुए हैं तो क्यों इसकी जांच एटीएस ही कर रही है, वहीं एनआईए को अब जांच देने की बात कही गई है। विवेक, क्या एटीएस को अब जांच रोक देने के लिए कहा गया है? देखिए इस पूरे मामले में अर्पिता एनआईए शुरू से करी थी कि ये मामला कहीं ना कहीं एनआईए के पास जाना चाहिए। एनआईए ने इसकी एप्लीकेशन भी दी थी। जो पहला मामला था संदिग्ध कार मामला जो महाराष्ट्र एटीएस जांच करी थी, मुंबई क्राइम ब्रांच जांच करी थी, वो एनआईए को ऑफिशियली ट्रांसफर हो चुका था, लेकिन केस दोनों एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है, इसलिए उनके नोटिफिकेशन एनआईए के बाद पहले ही जा चुका था। एनआईए को सिर्फ ऑफिशियली सारे दस्तावेज लेने थे, जिसके बाद एनआईए लगातार महाराष्ट्र एटीएस की जो सीनियर अधिकारी उनसे संपर्क कर रही थी और मांग कर रही थी मनसुख हिरेन की जो दस्तावेज है, जो सरकारी दस्तावेज जैसे कि पीएम रिपोर्ट
हुई, पंचनामा हुआ, ये सारे दस्तावेज एनआईए को दे दी जाए ताकि उनकी जांच ठीक से आगे बढ़ सके। लेकिन एनआईए ने आरोप लगाया कि एटीएस के सीनियर अधिकारी उनका सहयोग नहीं कर रहे थे और दस्तावेज देने में आनाकानी कर रहे थे, जिसकी शिकायत एनआईए ने बाकायदा महाराष्ट्र के डीजी रजनीश सेठ से भी की थी। लेकिन वहां से कोई सॉल्यूशन ना निकलने के बाद फाइनली एनआईए ने कि जो सीनियर अधिकारी हैं उन्होंने ये बात एनआईए स्पेशल कोर्ट में रखने के बाद आज थाने कोर्ट ने ये ऑर्डर दिया है, ऑफिशियली ऑर्डर है कि जो भी महाराष्ट्र एटीएस के पास जो जितने भी दस्तावेज हैं मनसुख हिरेन हत्याकांड से जुड़े, वो सारे दस्तावेज जल्द से जल्द ऑफिशियली वो एनआईए को देंगे ताकि यानी विवेक, इसका सीधा सा क्या ये मतलब है कि अब इसकी जांच जो है वो एनआईए के पास पूरी तरीके से ट्रांसफर हो गई है और अब एटीएस का कोई रोल नहीं बचा, यानी एटीएस इस पर जांच नहीं करेगी? बिल्कुल सही कल्पित आपने। देखिए अब एनआईए के पास ऑफिशियली पूरा मामला जा चुका है, नोटिफिकेशन पहले ही इशू हो चुका था, पूरे मामले की जांच अब एनआईए करेगी। अब एटीएस के पास कोई अधिकार नहीं है इस पूरे मामले की जांच करने के लिए। लेकिन एटीएस ने इस पूरे मामले में 2 लोग को गिरफ्तार किया था, जिसमें एक पुलिस कांस्टेबल जो पैरोल पे छूटा हुआ था, दूसरा एक बुकी। हालांकि एटीएस ने दावा किया था कि इस पूरे मामले में की जांच काफी हद तक आगे बढ़ चुकी है, बहुत सारे एविडेंस उनके पास हैं। अब सारे एविडेंस, सारे आरोपी और जो दस्तावेज है, पीएम रिपोर्ट हुई, पंचनामा रिपोर्ट हुई, वो सब कुछ दस्तावेज अब एटीएस को एनआईए को देने पड़ेंगे और एनआईए इस पूरे मामले में जांच करेगी कि जो संदिग्ध कार मामला है और मनसुख हिरेन हत्याकांड है, दोनों में इंटर रिलेशन और कोरिलेशन क्या क्या है और दोनों के बीच में जो सममिलता है वो क्या क्या है। बिल्कुल, तो बड़ी खबर इस वक्त आ रही है मनसुख केस में, बड़ा फैसला कोर्ट की तरफ से और कोर्ट का ये फैसला है कि अब इसकी जांच एनआईए को सौंपी जाए, यानी एटीएस जो है वो जो अभी तक जो भी जांच एटीएस ने की वो सारी फाइल्स अब एनआईए को सौंपनी होंगी, यानी आधिकारिक रूप से इसका ट्रांसफर जो है वो हुआ है। इसका साफ सा मतलब ये कि अब एटीएस इस मामले की जांच नहीं करेगी क्योंकि दोनों ये मुद्दे एक दूसरे से जुड़े हुए थे। इसलिए कोर्ट का ये बड़ा फैसला जिसमें अब ये कहा गया है कि मनसुख केस की जांच एनआईए करेगी। परमबीर सिंह को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा। सुप्रीम कोर्ट ने परमबीर सिंह की याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया और उन्हें बॉम्बे हाई कोर्ट जाने को कहा है। दरअसल परमबीर सिंह ने देशमुख मामले की जांच सीबीआई से करवाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। परमबीर सिंह आज ही हाई कोर्ट में याचिका दायर करेंगे, ये भी जानकारी मिल रही है। वहीं महाराष्ट्र में जारी सियासी घमासान के बीच बीजेपी नेता आज राज्यपाल से मिले और उनसे दखल देने की मांग की। पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सीएम की चुप्पी चिंताजनक है, जबकि शरद पवार अपने मंत्री को बचाने में लगे। फडणवीस ने कांग्रेस पर वसूली का हिस्सा लेने का भी आरोप लगाया। इतनी सारी घटनाएं होने के बावजूद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जी ने उसके ऊपर एक बयान भी नहीं दिया। पवार साहब ने 2 प्रेस ली, किंतु जो मंत्री है उनको केवल बचाने का प्रयास पवार साहब ने किया। महावसूली सरकार में कांग्रेस पार्टी का क्या अस्तित्व है हमको तो समझ में नहीं आता, पर यह ध्यान में आता है कि शायद ये जो हफ्ता वसूली हो रही है इसमें बड़ा हिस्सा उनको भी शायद मिल रहा होगा, इसलिए वो मौन है, वो कुछ कह नहीं रही है। और इसलिए हम उनको भी पूछना चाहते हैं कि भाई आप भी बता दीजिए कि आपकी जितनी सत्ता में हिस्सेदारी क्या उतनी हफ्ते में हिस्सेदारी है। ये भाषण देने की बात नहीं है, एक्ट करने की बात है। और इसलिए राज्यपाल जी को हमने ये कहा है, हमारे सुधीर भाऊ मुनगंटीवार जी ने 100 घटनाएं राज्यपाल जी के ध्यान में लाकर दी है कि जिसमें सरकार ने संवैधानिक जिम्मेवारी का पालन नहीं किया है। और राज्यपाल जी से हमने इतनी ही मांग की है कि चूंकि मुख्यमंत्री भी बोलते नहीं है, सरकार भी ठीक चल नहीं रही है, ऐसे समय कम से कम मुख्यमंत्री जी को आप इसके ऊपर रिपोर्ट मांगिए। राज्यपाल जी को अधिकार है कि आपने हफ्ता वसूली पर क्या एक्शन लिया, आपने ट्रांसफर रैकेट पर क्या एक्शन लिया, कोरोना के ऊपर आपने क्या एक्शन लिया, ये सारा रिपोर्ट ये मांगा जाए। इस प्रकार का निवेदन हमने माननीय राज्यपाल जी को दिया है। अभिषेक, यानी बीजेपी राज्यपाल के पास जाकर यह मांग कर रही है कि अभी तक जो कार्रवाई हुई है उस पर रिपोर्ट दे। इस पर क्या अभी महाराष्ट्र सरकार का कोई रुख सामने आया है?
देखिए, महाराष्ट्र सरकार ने अब सीधे तौर पर कह दिया है कि अब आर पार की लड़ाई, यानी अब वो परमबीर वर्सेस महाराष्ट्र सरकार की बजाय अब उसे बीजेपी वर्सेस महाराष्ट्र सरकार के तौर पर देखने लगी है। और इसको लेकर के शाम को 6 बजे एक बार फिर कांग्रेस के नेता वो मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से मिलेंगे और पुरानी सरकार में हुए करप्शन और तमाम सारे ऐसे इश्यूज को वो कहेंगे कि फिर से री इंक्वायरी कराई जाए। दूसरी महत्वपूर्ण चीज़ है कि जिस तरीके से हेमंत नगराले और डीजी दोनों कहीं न कहीं महाराष्ट्र के गृह मंत्री के पास पहुंचे हैं, तो आने वाले समय में सुप्रीम कोर्ट के जिस तरीके से नकार दिया गया परमबीर का पूरा मामला और हाईकोर्ट गया और उसमें देशमुख का नाम ऐड करने के लिए बोला है, तो ऐसे में इस क्राइसिस से कैसे निपटे जाए और सरकार की क्या भूमिका होगी। साथ ही नाना पटोले ने ये साफ कर दिया है कि जिस तरीके से कांग्रेस के ऊपर आरोप बीजेपी लगा रही है, उससे ये साफ है कि कहीं न कहीं जो पुलिस अधिकारी जो सरकार के खिलाफ बात कर रहे हैं, वो कहीं न कहीं सत्यपाल सिंह या दूसरे पुलिस अधिकारियों की तरह वो बीजेपी के हैंडलर हैं। और ठीक है, अभिषेक सर रहिए साथ। देखिए, इस पूरे मामले पर शिवसेना ने आक्रामक रवैया अपना लिया। शिवसेना नेता संजय राउत ने देवेंद्र फडणवीस के आरोपों पर कहा कि सीएम को बोलने की जरूरत नहीं है। संजय राउत ने राज्यपाल को बीजेपी कार्यकर्ता बताते हुए हमला बोला। वहीं संजय राउत ने राज्यपाल को संविधान के दायरे में काम करने की नसीहत दी। संजय राउत ने कहा कि राज्यपाल को अपने पद की गरिमा के मुताबिक काम करना चाहिए। सीएम साहब को बोलने की जरूरत ही नहीं है। क्या जरूरत, उसमें क्या है? तो खुद सीएम साहब आकर बात करें। आपको लगता है होगा या नहीं होगा या नहीं करना है? कौन सा प्रोब चाहिए इसी पूरे इशू के ऊपर? देखिए, मुख्यमंत्री साहब खुद चाहते हैं प्रोब हो, अच्छा, जांच हो। अनिल देशमुख जी जो गृह मंत्री है वो खुद चाहते हैं जांच हो, चाहते हैं ना। लेकिन लीडर ऑफ अपोजिशन ये जांच अधिकारी नहीं बन सकता। आप जिनके आप नाम ले रहे हैं, उसको मिले हैं, उनको मिले, वो सब तो बीजेपी के कार्यकर्ता है ऑफिशियल। तो राज्यपाल कोई प्रशासन में है, कोई राजभवन में है, तो मिलने तो घर की बात है, उनकी घर की बात है ना। बीजेपी नेताओं की राज्यपाल से मुलाकात पर निशाना साधते हुए एनसीपी ने सरकार को अस्थिर करने की कोशिश करने का आरोप लगाया। पिछले 2 महीने से बीजेपी कह रही है कि महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लगेगा। कोई इस तरह से राष्ट्रपति शासन नहीं लगता है। मुंबई केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब तक कोई सरकार सदन के पटल पर अपना बहुमत नहीं खोती, तब तक वो सरकार बर्खास्त नहीं किया जा सकता। हमारे पास 169 का बहुमत उस वक्त था। आज 250 से ज्यादा विधायक इस सरकार के पास हैं। बीजेपी बेचैन है, सत्ता बिना रह नहीं पाती, इसलिए सारी हरकतें बीजेपी के लोग कर रहे हैं। उधर महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले ने फडणवीस के दावों को गलत बताया, लेकिन परमवीर सिंह के आरोपों पर सीनियर अधिकारी से जांच की मांग की। हमारे साथ नाना पटोले हैं, कांग्रेस प्रदेश कमेटी के अध्यक्ष। नाना, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप हाई कोर्ट जाइए, हाई कोर्ट को छोड़ करके और सुप्रीम कोर्ट कैसे आए, इसको कैसे देखते हैं? देखो, परमवीर सिंह केंद्र सरकार के दबाव में आ चुके हैं, अपोजिशन के साथ में, और उसी का परिणाम ऐसा है कि उनको कौन से कोर्ट में जाना वही उनको नहीं पता चला और वो उस चक्कर में चले गए। आपने देखा होगा कि रोहतगी जो है अटॉर्नी जनरल सेंट्रल गवर्नमेंट की, वो उनका केस लड़ रहा है। तो इसका मतलब है कि इनका लिंक किसके साथ है, ये पूरा क्लियर होता है। रहा इशू कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मोहन देरकर जो यहाँ महाराष्ट्र में आके सुसाइड किए, उस प्रकरण में परमवीर सिंह उनके दबाव में थे, केंद्र सरकार के दबाव में थे, और प्रकरण को एफआईआर दर्ज कर इंक्वायरी शुरू करना चाहिए था। वो मुंबई पुलिस के कमिश्नर थे, मुंबई में घटना हुई है, लेकिन उन्होंने उसको उनके दबाव में आकर उसके ऊपर एफआईआर भी दर्ज नहीं किया, इंक्वायरी भी शुरू नहीं की। केंद्र सरकार का दबाव उनके ऊपर कितना है उसका अंदाज उसमें आता है, और इसलिए जो भी अब हाईकोर्ट आएंगे, हाईकोर्ट में क्या डिसीजन आएगा, लेकिन गवर्नमेंट इस पर डिसीजन लेना चाहिए। अगर मैं गवर्नमेंट रहता तो उसको सस्पेंड ही कर डालता। जिस तरीके से परमवीर को कहा कि याचिका के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अनिल देशमुख का नाम आपने इस पूरी याचिका में मेंशन नहीं किया है, अगर आपको शिकायत अनिल देशमुख से है तो वो याचिका में उनका नाम मेंशन होना चाहिए।
वो तो सेंट्रल गवर्नमेंट की रणनीति से परमवीर सिंह काम करेंगे और उसी रणनीति के ऊपर उन्होंने अनिल देशमुख का नाम इसमें अभी ड्रॉप किया होगा। संजय राउत ने देवेंद्र फडणवीस की गृह सचिव से मुलाकात पर भी सवाल उठाए और कहा कि विपक्ष के नेता को पता होना चाहिए कि चिट्ठियों का क्या मतलब। वैभव कृष्ण ने जो लेटर बॉम्ब उस वक्त योगी जी को लिखा था, उसमें तो पूरा रेड कार्ड दिया था उत्तर प्रदेश का, कौन से पोस्ट पर आने के लिए जो रैकेट चल रहा है वहाँ 7 या 8 सीनियर आईपीएस अधिकारी का 50 लाख से 1 करोड़ से ऊपर तक वो पूरा रेड कार्ड वैभव कृष्ण ने योगी जी को एक पत्र लिखकर दिया था। क्या उसके बाद गृह सचिव ने वहाँ हस्तक्षेप किया केंद्र के, या सीबीआई की इंक्वायरी लगाई, या वहाँ के लीडर ऑफ अपोजिशन दिल्ली में आए थे, जो भी हो, या वहाँ की सरकार ने उसके ऊपर कुछ कार्रवाई की थी? तो ऐसे लेटर का क्या होता है क्या नहीं होता है, ये हमारे लीडर ऑफ अपोजिशन को पूरा पता होना चाहिए। संजय राउत की नसीहत पर फडणवीस ने कहा कि अभी तो ये एक शुरुआत है, आगे बहुत कुछ होने वाला है। ये जो रिपोर्ट केंद्रीय गृह सचिव जी को दी गई है, ये छोटा फटाका है या बड़ा बम है, ये तो जल्दी ही सामने आएगा। लेकिन जो कहते हैं कि ये छोटा सा फटाका है, मैं उनको पूछना चाहता हूं, अगर ये बहुत छोटी बात थी तो 25 अगस्त 2020 से आपने इसको छुपा कर क्यों रखा? वो कौन लोग हैं जिनके ऊपर इसके माध्यम से सीधी उंगलियां उठती है? वो कौन लोग हैं जो कन्वर्सेशन में आते हैं? वो कौन लोग हैं जिन तक माल पहुंचता है? वो कौन लोग हैं जो इसका कोऑर्डिनेशन करते हैं? ये सारी चीजें बाहर आएगी, इसीलिए तो आपने इसको छुपा कर रखा। ट्रांसफर और पोस्टिंग मामले में रश्मि शुक्ला की चिट्ठी और देवेंद्र फडणवीस के आरोपों पर एनसीपी ने पलटवार किया। महाराष्ट्र के मंत्री और एनसीपी नेता नवाब मलिक ने रिपोर्ट पर सवाल खड़े करते हुए आरोप लगाया कि सरकार को बदनाम करने का खेल चल रहा है। पर रश्मि शुक्ला की जो भी रिपोर्ट है उसमें किसी भी प्रकार का तथ्य नहीं था। निश्चित रूप से जिस रिपोर्ट को लेकर लोगों को वो गुमराह करने का काम कर रहे हैं, केंद्रीय गृह सचिव से मिले सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं, हमें लगता है कि सिर्फ सरकार को बदनाम करने के लिए पूरा खेल चल रहा है। अभिषेक का रुख कर लेते हैं, हमारे सहयोगी इस वक्त मौजूद है और उनके साथ कोई बीजेपी नेता है। अभिषेक, देखिए अर्पिता, इस समय मेरे साथ सुधीर मुनगुंटीवार हैं जो राजभवन में जो डेलीगेशन गया था उसको लीड कर रहे थे। सुधीर बाबू, आपने 100 मुद्दे तो दिए, लेकिन जो आज का सियासी घटनाक्रम है जिस तरीके से चल रहा है उसको कैसे देख रहे हैं और राजभवन को क्या रिक्वेस्ट की है आपने? नहीं, महामहिम राज्यपाल महोदय ये राज्य के घटना प्रमुख होते हैं। ये राज्य संविधान के मार्ग पर चले, संविधान के चौकट पे चले, इसकी जिम्मेदारी और दायित्व महामहिम राज्यपाल महोदय का होता है। और इसीलिए हमने मुद्दे महामहिम राज्यपाल महोदय को देकर ये कहा है कि आप इसकी जानकारी हो कि सरकार ने इस पे क्या कार्रवाई की है। लेकिन सुधीर बाबू, जिस तरीके से परमवीर की याचिका जो सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हुई उसमें मुकुल रोहतगी का वकील होना, वो कांग्रेस सवाल खड़े कर रहा है। इसका मतलब है सीधे परमवीर वो बीजेपी और केंद्र सरकार के इशारे पर राज्य सरकार को बदनाम कर रहे हैं और अस्थिर कर रहे हैं। नहीं, अब अंबानी के वकील के नाते कपिल सिब्बल भी खड़े होते हैं। कभी कभी कोई आतंकवादी का वकील पत्र ये कांग्रेस के कई वकीलों ने लिया है। तो वकील ये व्यवसाय है। कोई डॉक्टर अगर कांग्रेस के किसी नेता को जांचता है, पेशेंट वो करके जाता है, तो वो कोई कांग्रेसी हो गया, ऐसा कहना गलत जितना गलत है। मुकुल रोहतगी ये अपना वकील का व्यवसाय करता है। उन्होंने अगर कोई प्रैक्टिस में किसी की बाजू ली तो इसका मतलब उसको कोई राजनीतिक चश्मे से देखना। सरकार अस्थिर करने की आप लोग कोशिश कर रहे हैं क्या? और कांग्रेस आज सीएम से मिलने जा रही है शाम को आपकी पुरानी सरकार के तमाम सारे घोटालों की जांच कराने के लिए। तो करना चाहिए, इसमें किसने अड़ाया है उनको? ये तो उनकी नैतिक जिम्मेदारी है। इसके लिए मिलने की, निवेदन देने की आवश्यकता क्या है? जी, गलत चाहे कोई भी हो,
गलती करने वाला कोई ठीक है पार्टी का अभिषेक, होता है क्या? आप रही नजर बनाए रखिए। यंग जीनियस यानी वो बच्चे जो उम्र के मोहताज नहीं हैं, जिनमें दम है, हुनर है, कुछ अलग कर गुजरने का अनोखा जज्बा है। इन बच्चों ने वो कर दिखाया जो बड़े बड़े नहीं कर सके, चाहे दिमागी कमाल हो, पढ़ाई हो, खेल हो या फिर आविष्कार या नृत्य, संगीत और समाज सुधार। ऐसे 21 बच्चों का सफर हमने जनवरी से अब तक आपको दिखाया। अब वक्त है ग्रैंड फिनाले का, बायजूस यंग जीनियस का वो शो जिसमें इन बच्चों के अनदेखे पहलू, अनुभव और करिश्मे दिखेंगे। आ रही है यंग जीनियस की ये ब्रिगेड एक साथ 27 मार्च शाम 7 बजे न्यूज़ 18 इंडिया पर। ये वो यंग जीनियस हैं जो घबराते नहीं हैं। दिग्गज कोई भी हो उसे अपना फैन बना लेते हैं। फ्लूट में तुम फ्लटर कर सकते हो? I do like a really simple beat, like a. तुमने माखन खाया? पक्का? झूठ? इधर आओ। ये हांडी किसने तोड़ी? उसने तोड़ी? तुमने कुछ नहीं किया? हाँ? मैं करके दिखाती हूँ, वो आप करके दिखाओ। अब अच्छा, अब पूजा कुछ करके दिखाई वो आप। अरे वाह। 29th September 2017. Friday. How do you know that? How is that possible? जो बड़े सोच नहीं पाते वो ये बच्चे कर दिखाते हैं। कच्ची उम्र में पक्के इरादे, कम उम्र में बड़ी सोच ही तो उन्हें भीड़ से अलग करती है। चैंपियन बनने के लिए बहुत बड़ी काम है। ओलंपिक चैंपियन बनने के लिए बहुत मशहूर फिटनेस चाहिए, थोड़ा सा टेक्निकल भी चाहिए, मगर मेंटल फिटनेस और इमोशनल फिटनेस, इस पे बहुत ध्यान देना पड़ता है। टफ बनना सीखो। अगर कोई बुली करता है तो आप उसको वापस बताओ कि ये सही नहीं है। जब आप सक्सेसफुल नहीं थे, जो आपके साथ वो लोग जुड़े हैं उन्हें कभी मत छोड़ें, उनके साथ लेके चलें, क्योंकि वो आपको सच्चाई का सामना हमेशा करवाते रहेंगे। पैशन से ही परफॉर्मेंस आती है। अपनी जिंदगी की हर मुश्किल को अपने डांस में, अपने अभिनय में डेवलप करती रहो। यंग जीनियस एक शो नहीं, शुरुआत है। ऐसे बच्चों को देश के सामने लाने की जो बड़ों को राह दिखा सके, मिसाल बन सके और देश जिन पर फख्र कर सके। देखिए कमाल के किड्स के और भी अनदेखे पहलू 27 मार्च को शाम 7 बजे जरूर देखें। बायजूस यंग जीनियस न्यूज़ 18 इंडिया पर।